Good morning, class. Welcome to the next lecture of Operations Management. Okay, so we were basically discussing location decisions के key success factors. तो हमने कहा कौन से key factors हैं which help in deciding a company कि उसको कहाँ पे locate करना है. ठीक है, key success factors की हमने बात की थी. हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो कुछ और की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी कंपनी को किसी एक मॉल या किसी एक शहर में लोकेट करना चाहिए नहीं. ठीक है, तो वो है साइट साइज एंड कॉस्ट. ठीक है, तो लेट्स से आपने बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो आप देखेंगे कि उसके लिए एक बड़ी ज़मीन अवेलेबल है. अगर ज़मीन अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट कितनी है. ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि कॉस्ट कम से कम हो, लेकिन अगेन कॉस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता. ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि आपकी जो लोकेशन है उसके एयरपोर्ट या रेलवेज या हाईवे या वाटरवे सिस्टम से लिंक कितना स्ट्रॉन्ग है, विच बेसिकली मीन्स के आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री ऐसी जगह पे हो जहाँ से एयरपोर्ट भी करीब हो, रेलवे भी करीब हो, वहाँ पे हाईवे भी हो. ठीक है, वाटर सिस्टम भी हो. फिर आप जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं. ठीक है, जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली मीन्स के उस जोन में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस इन अ सर्टेन जोन तो किसी ख़ास तरह की रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे. लाइक हो सकता है आप किसी कोई ख़ास तरह का केमिकल जो है वो ना बना सकें. ठीक है, बिकॉज उसकी जो है उसको कहते हैं ना, उसको डिस्पोज ऑफ करने में प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरह की जोनिंग रिस्ट्रिक्शन होती है. ठीक है, या हो सकता है बहुत बड़ी साइट या बहुत बड़ी फैक्ट्री एक ख़ास जोन में ना बना सके. ठीक है, रियल स्टेट के हवाले से भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा यू लुक एट प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज नीडेड. ठीक है, दैट अगेन बेसिकली मीन्स के आप चाहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए रेगुलर सप्लाईज की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो जो सप्लाईज हैं वो इजीली अवेलेबल है. ठीक है, आइडियल सिचुएशन यही होगी कि आपकी सप्लाईज जो है आसपास के एरिया से मिल जाए. ठीक है, या लेट्स से अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से भी अपनी सप्लाईज इम्पोर्ट करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो आसानी से अवेलेबल इन सेंस के एयरपोर्ट की फैक्ट्री के करीब हो. ठीक है, एयरपोर्ट से आपकी फैक्ट्री तक कोई हाईवे बनी हुई हो ताकि वो सप्लाई आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके. ठीक है, उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इश्यूज हैं. ठीक है, आपने ये देखना है कि अगर आप किसी मुल्क में किसी एक ख़ास तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से सल्फ़र जो है, सल्फ़र एक गैस होती है. सल्फ़र जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है. ठीक है, तो कुछ मुल्कों में लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो दे डू नॉट अलाउ कि जो सल्फ़र है उसका कंटेंट जो है या उसकी परसेंटेज है इन द एनवायरनमेंट एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो. कुछ मुल्कों में इस तरह की लॉज एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, तो आपने लॉज को भी देखना होता है. ज़ाहिर है जिन मुल्कों में लॉज एग्जिस्ट करते हैं अब वहाँ पे इस तरह का बिजनेस करना ज़्यादा मुश्किल होगा. जहाँ पे एनवायरनमेंट के लॉस कम है तो वहाँ पे बिजनेस करना आसान होगा. उसके अलावा आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखते हैं. ठीक है, हो सकता है किसी एरिया में इन्वायरमेंट ऑलरेडी काफ़ी बुरी हो. ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप सल्फर जैसी गैसेस एमिट करते हैं एनवायरनमेंट में तो वो और ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो सकती है. ठीक है, कुछ जगहों में एनवायरनमेंट हो सकता है इतनी बुरी ना हो तो थोड़ी एमिशन से या थोड़ी सल्फर गैस से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. आपने you have to take all these factors into account when you're deciding whether to locate to a country or city or not. ठीक है, अच्छा ये है ग्लोबल competitiveness index ऑफ कंट्रीज. ठीक है, ये competitiveness index है विच टेल्स कि कौन सी कंट्री ज़्यादा competitive है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. यानी अगर आप अपनी कंपनी लोकेट करना चाहें तो किस मुल्क में लोकेट करना ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, तो आप देखें अगर 2005 में देखें तो रैंकिंग में यूएसए नंबर 1 था. ठीक है, तो यूएसए इज़ अ वेरी फेवरेबल लोकेशन. ठीक है, बहुत सारे बिजनेस यूएसए में लोकेट करना चाहेंगे, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, मे बी यूएसए में टैक्सेस कम है और यूएसए में जो है आपकी कॉस्ट कम पड़ती है. ठीक है, लेकिन अगर 2009 में देखें तो स्विट्ज़रलैंड सबसे पहले नंबर पे. ठीक है, तो उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल
अगेन स्विट्ज़रलैंड में कॉस्ट जो है लोकेशन की कम हो सकती है, टैक्सेस कम हो सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में लोकेटेड है, तो सारा यूरोप जो है आपस में कनेक्टेड है काफ़ी हद तक, खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप। ये तो रोड लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर सप्लाईज मंगवानी किसी और यूरोपियन कंट्री से तो आसानी से स्विट्ज़रलैंड तक पहुंच सकती है। इसके अलावा जापान को देखें, इट्स ऑन नंबर 8 एंड 2009 और 2005 नंबर 10 पे था। कनाडा इज़ नंबर 9 एंड 2005 में 13 पे है। यूके नंबर 13 है, 2005 में 13 है। इसराइल है 27 है एंड 2005 23 है। चाइना है 29 एंड 2005 30 48 है। इटली है 48 एंड 38 है। India is 49 and 2005 में 22 है। Mexico is 16 2009 and 2005 में 59 है। 2009 में 63 and 2005 में 53 है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी में आपको बता चुका हूँ। इस सब्जेक्ट के शुरू के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ लेबर प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। लेबर प्रोडक्टिविटी को आप कह सकते हैं कि बेसिकली हमने प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लेबर प्रोडक्टिविटी शायद नहीं किया। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट्स बेसिकली कॉस्ट पर, या यू कैन से दैट आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, यानी कि एक चीज़ आप इतनी इनपुट लगाते हैं किसी चीज़ में तो आउटपुट कितनी होती है। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली मेजर ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है ना? तो प्रोडक्टिव को हम जनरली हमने कैलकुलेट भी किया था, इसको हमने पढ़ा भी था। तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी वही चीज़ है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली मीन्स के आपकी जो लेबर है कितनी प्रोडक्टिव है। ठीक है, सो इन दिस केस हम लेबर प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला लेबर कॉस्ट पर डे डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी यूनिट्स पर डे। सो लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कि आपकी जो लेबर है कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम पे उस वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज़ लेबर कॉस्ट पर डे डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? इट्स बेसिकली द वॉल्यूम यू प्रोड्यूस पर डे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे। फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री अगर 100 मोटरसाइकिल्स बनाती है एक दिन में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे विल बी। ठीक है, तो ये एग्जांपल दी हुई है कि कनेक्टिकट की एक फैक्ट्री है जहाँ पे लेबर कॉस्ट पर डे 70 है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे 60 यूनिट्स है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 1.17। ठीक है, और एक और लोकेशन है उसकी जॉर्ज। ठीक है, उसकी उन्होंने दी हुई है लेबर कॉस्ट पर डे 25 है और जो प्रोडक्टिविटी है विच इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे वो 20 है। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट होगी 25 डिवाइड बाई 20। सो ये 1.25 पर यूनिट एंड 1.17 पर यूनिट। ठीक है, सो कंपनी जब लोकेशन का डिसाइड करती है दे आल्सो लुक एट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली दे आल्सो लुक एट लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ कॉस्ट पर यूनिट। तो फर्म जब भी कोई लोकेशन का डिसीजन लेती हैं तो दे आल्सो लुक एट लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो जिस जगह पे लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी विच बेसिकली मीन्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगी लेबर की, तो वो लोकेशन एक तरह से ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कम है। ठीक है, कॉस्ट के हवाले से देखें तो कॉस्ट पर यूनिट जहाँ कम होगी तो वो जगह ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो इसी कॉस्ट पर यूनिट को हम लेबर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो इनपुट है दैट इज़ लेबर कॉस्ट और आउटपुट आपकी क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, सो यू वांट टू सी के लेबर कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है। ठीक है, बट इसमें जो सिंपल प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो है लेबर प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी विच बेसिकली मीन्स कॉस्ट पर यूनिट जितनी कम होगी तो उतना अच्छा है। ठीक है, आपकी लोकेशन डिसीजंस के लिए उतना अच्छा है, आपकी कंपनी को उतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आमतौर पे देखा जाता है कि कंपनीज उन जगहों पर लोकेट करना चाहती है जहाँ पे वेज रेट्स कम
प्रॉब्लम है जहाँ पे लेबर्स को लो वेजेस देने पड़े, ठीक है। बट वेज रेट्स इज नॉट द ओनली फैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि जैसे जगह पे वेजेस कम है वही जगह लोकेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है। बिकॉज एक चीज़ होती है लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने लेबर प्रोडक्टिविटी को भी देखा होता है, सिर्फ वेजेस को नहीं देखा होता, ठीक है। सो आमतौर पर वी प्रेफर लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ओवर सिंपल वेज रेट्स, ठीक है। जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो हम उस लोकेशन में चूज़ करते हैं। केस इन दिस केस कनेक्टिविटी में कनेक्टिविटी में देखें तो लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी, कॉस्ट पर यूनिट कम है। Moving on, ठीक है। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस दे इंक्लूड एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क। तो मैंने आपको इस तरह बताया था कि एक्सचेंज रेट्स का बड़ा असर पड़ता है लोकेशन डिसीजन के ऊपर। तो अगेन वेजेस जो है दिस इज वन फैक्टर। आप चाहते हैं कि आप उन जिस जगह पे लोकेट करें जहाँ पे लेबर की वेजेस कम है, ठीक है। तो ये अगेन एक्सचेंज रेट इसी से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान आती हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट। बिकॉज अमेरिकन कंपनीज उनका रेवेन्यू अगर डॉलर्स में बना हो रहा है तो उनकी पाकिस्तान जो कॉस्ट होगी और स्पेशली जो लेबर कॉस्ट है फिर भी पाकिस्तानी रुपीज़ और एक्सचेंज रेट आपको पता है कि ठीक है इट्स अबाउट आई थिंक 160 रुपीज़ टू $1 है, ठीक है। लेटेस्ट अभी चेंज हो गया है शायद। एक्सचेंज रेट जो है वो यूएस कंपनीज के लिए काफ़ी फेवरेबल है बिकॉज रुपी की वैल्यू जो है कम है डॉलर के मुकाबले। उनकी अगर इनकम डॉलर में तो जो भी कॉस्ट है वो रुपये में होगी तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और थिंग इस कंपनीज जो है उन उनको मैं नहीं जाना चाहती जहाँ पे एक्सचेंज रेट्स बहुत तेज़ी से चेंज हो, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट आज 160 पर डॉलर है, कल अगर 200 हो जाता, परसों 250 हो जाता। तो अगर इतनी तेज़ी से एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है या इतनी तेज़ी से अगर नहीं भी हो रहा तो बट लेट्स से आफ्टर एवरी 3 मंथ्स एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, so दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज फैक्टर। तो इस तरह के मुल्कों में जो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं कंपनीज वहाँ पे लोकेट नहीं करना चाहती बिकॉज इट इज़ रिस्की। वो पहले से नहीं अंदाज़ा लगा सकती कि उनकी कॉस्ट कितनी होगी बिकॉज एक्सचेंज रेट इतनी तेज़ी से चेंज होता है, ठीक है। कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट की बात करेंगे तो कहा था कॉस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लोकेशन डिसीजंस। और कॉस्ट बेसिकली दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल कॉस्ट है या फिर इनटेंजिबल कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच कैन बी इजीली मेजर्ड, ठीक है। उनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो टेंजिबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं और आसानी से मेजर कर सकते हैं, सच एज यूटिलिटीज़, लेबर, मटेरियल्स एंड टैक्सेस। यूटिलिटी, लेबर और मटेरियल्स की कॉस्ट को यू कैन मेजर दैट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसके अलावा इंटेंजिबल कॉस्ट भी होती है। इंटेंजिबल वो कॉस्ट है जिनको आसानी से आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर लेस इजी टू क्वांटिफाई एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ थिंग्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, ठीक है। जिसको आप आसानी से इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते बट स्टिल ये कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। सो कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं विच अफेक्ट लोकेशन डिसीजन, ठीक है। सो कॉस्ट एक हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज एंड कल्चर, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लोकेशन डिसीजन को असरअंदाज करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज एंड कल्चर में बेसिकली क्या है कि हम देखते जाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स कैसी हैं, लोकल नेशनल गवर्नमेंट कैसी है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स प्राइवेट बिजनेस कैसा है। इसके अलावा उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स प्राइवेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसा है, पोल्यूशन की तरफ किस तरह का रुझान है, एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, ठीक है। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा है कि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से चेंज होती है, ठीक है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन, ठीक है, कोई हुकूमत ज़्यादा अर्सा टिकती नहीं है तो इस तरह के मुल्कों में कंपनीज विल नॉट लाइक टू लोकेट बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क होता है। इसके अलावा अगर नेशनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेट कंपनीज अच्छा नहीं है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को डिस्करेज करते हैं, तो इवन इन दोज कंट्रीज विल नॉट लाइक, ठीक है। पर एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है कि आप देखना चाहते हैं कि अगर आपने किसी मुल्क में फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेबर मिल जाएगा या लेबर आसानी से अच्छे अच्छी कॉस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है।
ठीक है, इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू लुक एट जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके एटीट्यूड्स किस तरह के होंगे, ठीक है। यानी कि जो लोग काम करते हैं लेबर फोर्स में जो लोग हैं उस मुल्क में उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क कैसे, क्या है वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करना पसंद करते हैं, क्या उनका एक जॉब पे दिल नहीं लगता, बार बार जॉब चेंज करना चाहते हैं, यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी डिसाइड करती हैं वेदर यू वांट टू लोकेट टू अ कंट्री। नॉर्मली जो एब्सेंटीज़म का कल्चर है ये जितना कम उतना अच्छा है। टर्नओवर भी जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्करेजिंग फैक्टर, ठीक है। उन मुल्कों में कंपनीज विल नॉट लाइक टू लोकेट। सो ग्लोबल कल्चर बेसिकली ग्लोबली कल्चर्स का भी इम्पोर्टेंट हाथ है, ठीक है। हर मुल्क का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। बिजनेस कल्चर जो है कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना होता है कि एक मुल्क का बिजनेस कल्चर कैसा है, उसके अलावा बिजनेस कल्चर के अलावा दूसरा कल्चर भी आपने देखना होता है जिसको हम वी कैन कॉल दैट सोशल कल्चर, ठीक है। सोशली लोगों क्या एटीट्यूड किस तरह का है, ओवरऑल कल्चर किस तरह का है। तो अगर कल्चर इस तरह का है कि पीपल जो है पंक्चुअल रहना पसंद नहीं करते, हर जगह लेट जाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी एग्जाम्पल है। लोग जो है लॉ को तोड़ना पसंद करते हैं, अगेन पाकिस्तान अच्छी। तो इस तरह की जगहों पे कंपनीज विल नॉट लाइक टू लोकेट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, जिसकी मैं पहले भी थोड़ी बात कर चुका हूँ। अगर आपकी एक ऐसी कंपनी है जिसको शॉर्ट नोटिस पे रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसकी जो सप्लायर्स के साथ प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली सिचुएटेड टू इट्स सप्लायर्स, ठीक है। किसी कंपनी को अगर सप्लायर्स बहुत जल्दी चाहिए होती है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट्स सप्लायर्स, ठीक है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स। प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स बेसिकली क्या है, द क्लोजनेस टू सप्लायर्स, ठीक है। आप प्लस सप्लायर्स के कितने क्लोज हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैं, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल होती हैं, बहुत आसानी से ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसी इंडस्ट्री में या ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स के लिए प्रॉक्सिमेटेड सप्लायर्स इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। इवन ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है तो प्रॉक्सिमेटेड सप्लायर्स इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, ठीक है। आपकी कोशिश यही होगी कि आपकी जो कंपनी है वो मार्केट के करीब से करीब हो, ठीक है। स्पेशली इन लोकेशन जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है, जहाँ पे हाईवे ज़्यादा अच्छी नहीं है, पाकिस्तान इज अगेन है एग्जाम्पल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोका कोला की फैक्ट्री में कोका कोला की बॉटल्स असेंबल की, उसमें कोका कोला डाली, ठीक है। बेसिकली आपने बॉटल असेंबल की, कोका कोला फिल की, फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको दुकानों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आप दुकानों के जितनी करीब होगी आपकी फैक्ट्री उतना अच्छा, बिकॉज आपकी कॉस्ट उतनी कम होगी। यू कैन अफोर्ड टू बी अवे फ्रॉम योर मार्केट्स अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि इट्स नॉट पेरिशेबल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हाई नहीं है, तो फिर तो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए मार्केट के करीब रहना एक बिग एडवांटेज होता है, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक, कुछ कंपनीज एक इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में ये होता है कि जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो वहीं अपनी लोकेशन बना लेती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टोयोटा एक कंपनी है, वो अपनी फैक्ट्री उसी जगह पे लगाएगी जहाँ पे निसान की फैक्ट्री होगी या सुजुकी की फैक्ट्री होगी, ठीक है। यानी कि जहाँ पे कार कंपनीज की पहले से फैक्ट्रीज होंगी उसी जगह पे वो अपनी भी फैक्ट्री लगा लेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ये प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स का हिस्सा है। लेकिन ये जो खास फिनोमेना जिसकी मैंने बात की है दैट कंपनीज लाइक टू लोकेट क्लोज टू कंपेटिटर्स, इसको एक्चुअली हम क्लस्टरिंग कहते हैं। तो अगेन क्लस्टरिंग क्या चीज़ है कि जिस जगह पे ऑलरेडी कंपेटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लोकेशन या अपनी फैक्ट्री वहीं पर लगा दें, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं यू चूज टू लोकेट इन द सेम एरिया। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे रिसोर्सेज के लिए काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, तो फिर यू विल मेक यूज़ ऑफ क्लस्टरिंग स्ट्रेटजी।
ठीक है। अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी है कि टोयोटा भी वहीं प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे सुजुकी और होंडा का प्लांट है या निसान का प्लांट है, तो ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट नॉर्मली इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ कंपनीज जिनको नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल माइंस है, ठीक है, कोल माइंस सारी जो है उन एरियाज में लोकेटेड होंगी जहाँ पे कोल इजीली अवेलेबल है। ठीक है, या अगेन कुछ कंपनीज उन शहरों में लोकेटेड होंगी जहाँ पे ट्रेंड लेबर या स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, यानी पढ़े लिखे लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो सारी उन्हीं शहरों में लोकेटेड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो क्लस्टरिंग ऑफ कंपनीज की एग्जांपल अगर हम देखें, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में देखें तो एक रीजन है नापा वैली इन यूएस से। ठीक है, बॉर्डर्स इज अ रीजन इन फ्रांस। तो ये जो है एक रीजन है जहाँ पे ज़्यादातर वाइन मेकिंग की कंपनीज लोकेटेड होती हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो वाइन मेकिंग के लिए खास तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है, खास तरह का लैंड चाहिए होता है। ठीक है, इन रीजन में खास किस्म की क्लाइमेट और लैंड अवेलेबल है। ठीक है, सॉर्टेड फार्म्स को देखें तो दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द यूएसए। देखें, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द सिलिकॉन वैली, इन बॉस्टन और बैंगलोर इन इंडिया। उन सारों का एक ही एरिया में, सिलिकॉन वैली इज़ अ बिग एरिया। ठीक है, अराउंड बॉस्टन। ठीक है, बॉस्टन ही में एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर इन बॉस्टन या नहीं। ठीक है, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, बट सिलिकॉन वैली इज़ कह सकते हैं इट्स एन एरिया लोकेटेड इन अ स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर फॉर्म्स हैं या जिनको हम टेक्नोलॉजी फर्म जो कहते हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर फॉर्म जो है सिलिकॉन वैली के एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, देयर इज टैलेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ब्राइट ग्रेजुएट्स इन साइंटिफिक टेक्निकल एरियाज। ठीक है, सिलिकॉन वैली में लोकेट करने का मेन मकसद ये है कि अच्छे ग्रेजुएट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनको मिल जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स आसानी से मिल जाते हैं। रेस कार इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो रेस कार इंडस्ट्री में हंटिंगटन नॉर्थ हैम्पटन रीजन है एक इंग्लैंड में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंपनीज रेस कार्स बनाती हैं वो इस रीजन में लोकेटेड है इन इंग्लैंड। उसकी वजह अगेन ये क्रिटिकल मास ऑफ टैलेंट है। ठीक है, तो उस लोकेशन में उनको लेबर, स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए सारी कंपनीज उसी एरिया में लोकेटेड है। तो थीम पार्क्स के बाद देखें तो दे आर मोस्टली लोकेटेड इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा इन द यूएसए। इट्स अ हॉट स्पॉट फॉर एंटरटेनमेंट, वार्म वेदर। ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट, इट्स अ टूरिस्ट हॉट स्पॉट, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वेदर अच्छा है, इनएक्सपेंसिव लेबर भी मिल जाता है। सो फ्लोरिडा इज़ अ गुड प्लेस फॉर थीम पार्क्स। तो बहुत सारे थीम पार्क्स हैं फॉर फ्लोरिडा। इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न मैक्सिको बिकॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू यूएस। आप मैक्सिको से आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू यूएस ड्यूटी फ्री। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स आर लोकेटेड इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड ताइवान। ठीक है, उसका रीज़न ये इट्स सिंगापुर एंड ताइवान दे आर बोथ हाई टेक्नोलॉजिकल एरियाज। ठीक है, दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन रेट एंड उनका जीडीपी पर कैपिटा भी अच्छा है, यानी कि लिविंग कंडीशन अच्छी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग फेवरेबल है, एजुकेटेड वर्कफोर्स मिल जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है एजुकेटेड वर्कफोर्स मिल जाती है, इसलिए ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनीज हैं, दे आर लोकेटेड इन सिंगापुर एंड ताइवान। फास्ट फूड चेन्स को देखें तो दे आर सारी एक करीब करीब होती है। अगर आप पास में देखें जहाँ मैकडॉनल्ड है वहाँ केएफसी भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स होगा वहीं पे केएफसी भी खुल जाएगा, वहाँ पे कोई और बर्गर, मशहूर बर्गर रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होता है, इट बेसिकली स्टिमुलेट्स फूड सिस्टम। अगर अगर एक बड़ा रेस्टोरेंट ऑलरेडी से वहाँ लोकेटेड है तो लोग उस जगह पे आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक और रेस्टोरेंट वहाँ खोलना इज़ अ गुड सेल्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, जनरल एविएशन के हवाले से देखें तो एयरक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है इट्स लोकेटेड मोस्टली इन कैंसस विचिटा। उसके भी कुछ रीज़न है, मास ऑफ एविएशन स्किल्स। ठीक है, पायलट्स मिल जाते हैं, एविएशन के इंजीनियर आसानी से मिल जाते हैं। ऑर्थोपेडिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की जो लोकेशन है वो है इन वाट्सवो इंडियाना इन द यूएस। अगेन अगेन स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है इस एरिया में। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसमें खत्म